हाँ, तो जैसा बच्चों हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और आज हम रेस्पिरेशन का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम ये फूड क्यों इनटेक करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि क्यों हम ये प्रोसेस करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि मेन जो एम है इनका, फूड इनटेक करना यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेशन का मेन एम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसके लिए रेस्पिरेशन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन का टॉपिक हम शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन का टॉपिक जो ही हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, ब्रीदिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन के नाम पे लगभग हम सभी यही समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन को इनटेक कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दें यानी कि बाहर निकाल दें। लेकिन मान के चलना, रेस्पिरेशन का टॉपिक यानी कि जो ये स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये एक बहुत वाइडर स्टेप के साथ है। सच है ये कि ब्रीदिंग भी इसमें शामिल है, बट तो रेस्पिरेशन के टॉपिक में जब जब आप रेस्पिरेशन पढ़ें तो सबसे पहले दो स्टेप लगातार देखने होंगे। नंबर 1, एक तो ब्रीदिंग और नंबर 2 जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये दोनों टॉपिक कंबाइंडली मिला के हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन का टॉपिक चल रहा है। यानी कि रेस्पिरेशन में ये 2 स्टेप्स मान के चलिए, नंबर 1 ब्रीदिंग एंड नंबर 2 सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग लगभग हम सब जानते हैं, अभी चर्चा भी हुई थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक कर लेना और CO2 को बाहर निकाल देना, यही तो ये सच है। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल, जिसको एक्सहेल बोलते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये 2 शब्द हमने दे दिए हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना यानी कि ब्रीद आउट कर देना, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। दूसरा ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सेकंड वाला सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों ये इस बात को ध्यान में रखना कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये है सेल के अंदर, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी का बनना यानी कि ATP बनना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर ये बाकायदा सेल के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें जो फूड हमने इंटेक किया था वो सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर मिलके ऑक्सीडाइज्ड होके और ATP के रूप में एनर्जी बनाएगा। ये पूरा दोनों कंबाइंड टॉपिक मिलके हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है ये। तो अब हम इसको बिल्कुल आगे और एक्सटेंड फॉर्म में करते हैं। कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसी बातें जो कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस मामले में रेस्पिरेटरी जो फूड है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में, वो है ग्लूकोज। जो हमने फूड खाया था वो ग्लूकोज बना था, हमने डाइजेशन में भी पढ़ लिया था ऐसा। तो जो ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज को हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे एनर्जी बनाता है, कैसे ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये सब हम इसके अंदर सारे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रीदिंग हम पढ़ ही चुके हैं। अगर कल कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो एक ही लाइन में आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो और सेलुलर रेस्पिरेशन, यस, अभी बात हुई थी कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो कैसे ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो बच्चों पहले तो कुछ पॉइंट ऐसे नोट करें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी जानकारी में होने चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन एटम का ये एक मॉलिक्यूल है। यानी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के
6 एटम होते हैं। तो एक तो ये स्टेप एक अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा, ग्लूकोज जो है वो सीधा स्टेट एनर्जी के लिए नहीं पहुंच जाता, ये कई स्टेप में ये आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप एक ही बात नोट करें कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले तो पायरुविक एसिड में टूटेगा। ये सेल है, हर सेल में यही कहानी हो रही है। ये हमारा टॉपिक दूसरा है तो इसलिए कोई न्यूक्लियस वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे। ये साइटोप्लाज्म है और ये मिटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस के नाम से। हम 8th क्लास में, 10th में, सब में पढ़ते रहते हैं। 9th में भी पढ़ा था हमने कि मिटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस। ये इसीलिए पावर हाउस कहलाता है कि यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और यहाँ पे ही एटीपी बननी है। तो ग्लूकोज का एनर्जी बनवाने का प्रोसेस ये कैसे चलता है देखिए। सबसे पहले ग्लूकोज हमने फूड इनटेक किया, ब्लड उसको हर सेल के अंदर लेके गया। सेल के अंदर जाने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा। बच्चों ये स्टेप अच्छी तरह से याद रखना, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इस बात को हम ये तो बना रहने देते हैं और ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज, ये मैंने अभी भी बताया था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये पायरुविक एसिड में टूटेगा। ग्लूकोज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो पेपर में भी आता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना ये ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए मैंने ये सेल का डायग्राम बनाए रखा कि जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। और बड़ी खास बात इसमें नोट करें कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नो ऑक्सीजन इज नीडेड, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप चाहे पेपर में आता है तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लिख सकते हैं इसको कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, this step is occurred in cytoplasm and no oxygen is required, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत इस स्टेप के लिए नहीं है। बच्चों थोड़े से बड़े लेवल पे इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे ये दरअसल 3 अल्फाबेट जो है वो 3 साइंटिस्टों के नाम पे हैं। अर्नहास है, मारासनस है, पार्नस है, ये 3 साइंटिस्टों के नाम पे हैं, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इसलिए ईएमपी पाथवे, आप 10th के बच्चे हैं बस इस शब्द को जरूर याद रखें कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये साइंटिस्टों के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट ले रखे हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए वो ये कि पायरुविक एसिड क्या है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैं लिख देता हूं C तो मैं पायरुविक एसिड के बारे में बता रहा था 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मान के चलना, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला देखो सबको पता होना चाहिए, जीनियस बच्चे हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। इसको हम अगर यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में बोल लें तो कीटोन ग्रुप है तो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कीटोन या कीटोन कार्बोक्सिल ये कुछ भी आप बोल सकते हैं। लिख ही देता हूं मैं, कीटोन कार्बोक्सिलिक, आप एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि कीटोन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ये है ही। तो CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, कीटोन कार्बोक्सिल, पायरुविक एसिड का ही नाम है। कुछ किताबों में यहां तक भी लिखा होता है C3H4O3, ये सिंपल फॉर्म में है C3H4O3। आप जानते हो कि इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं। आप
सिंपल भाषा में याद रखना चाहे तो पायरुविक एसिड याद रखें, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, इस स्टेप का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। मैं कई बार इस बात को बता चुका बहुत अच्छे से। अब देखना बच्चों ये है कि पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा। तो पायरुविक एसिड जो है उसके लिए 2 कंडीशंस निर्भर है। ये सबसे ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, बाकायदा हम देख चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग मतलब गैसेस तो हो ही चुका है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटा। अब आगे क्या, तो आगे यही कि पायरुविक एसिड का हम ये देखा जाए कि व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुविक एसिड का भविष्य आगे क्या है। तो पायरुविक एसिड का भविष्य आगे इस बात पे निर्भर करता है, दरअसल 2 कंडीशन है। नंबर 1, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। अब इस बात पे निर्भर है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया तो सीधी सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये हमारी बॉडी में कहिए या किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म में पायरुविक एसिड का जो फेट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो दोनों तरह का प्रोसेस चलता है। यही एक मशहूर क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन तो पेपर में भी आता है। ये इस टॉपिक का लगभग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन अब फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। तो ये बच्चों फिलहाल हम यहां पे देख लेते हैं। आप किताब में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह के मतलब लगभग एक स्केच बना हुआ मिलेगा, वो हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पायरुविक एसिड के लिए सपोज ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो अगर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में 2-3 बातें अभी आप नोट कर लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ था। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अब पायरुविक एसिड जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मिटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस के अंदर। वहां पे बाकायदा, अब हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिलीज होंगे और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बिल इसका अलग चार्ट बनाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन को भी लिखेंगे, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी लिखेंगे। तो फिलहाल समझने की बात है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन इज अवेलेबल यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ग्लूकोज जो कि पायरुविक एसिड में अब तक टूट चुका है साइटोप्लाज्म में ही, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, H2O यानी कि वाटर रिलीज होगा, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और बच्चों अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सा है एनएरोबिक। रेस्पिरेशन तो ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तो ये हो ही चुकी। आप इस दूसरे टॉपिक को ये समझिए कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2-3 कंडीशंस डेवलप होंगे। नंबर 1, बच्चों इस चीज को नोट करना, अगर यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में है या यीस्ट में है, यीस्ट आप जानते हो यूनिसेलुलर फंजाई है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये इसका साइंटिफिक नेम है, बेकर्स यीस्ट और काफ़ी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर फंजाई के नाम वो है यीस्ट। तो अगर प्लांट है, यीस्ट है, अगर इनके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या होगा, नोट करना, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनेगी,
इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, फिर पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड यानी कि आगे ब्रेक डाउन करने के बाद मैं यहां पे इसको इक्वेशन को आगे यहां पे बढ़ाइए, यस, एथेनॉल यानी C2H5OH, एथेनॉल अल्कोहल है C2H5OH, ये बनेगा। आपने एक चीज नोट अभी करी होगी कि एथेनॉल में 2 ही कार्बन है, जबकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, तो एक कार्बन जो है वो CO2 के रूप में रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, और बहुत कम स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों एक चीज बहुत अपना कंसेप्ट क्लियर करें, जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई थी, जबकि ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जैसे प्लांट, यीस्ट, इनमें यही प्रोसेस होना है, एथेनॉल रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, 3 कार्बन पूरे हो गए हैं जो पायरुविक एसिड में थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट यहां पे आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो, जब यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी किताब में भी छपा हुआ है, बाकायदा देखिएगा, जब यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब यीस्ट में हो रही होती है तो इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। प्लांट के अंदर तो क्लियर है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, फिर एथेनॉल बनेगी, फिर CO2 भी रिलीज होगी, साथ में स्मॉल अमाउंट में या लेसर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी ATP के रूप में। जबकि यही घटना अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर यीस्ट में हो रही है तो एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगी और लेस अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कह सकते हैं। तो एक चीज नोट करें, फर्मेंटेशन हकीकत में यीस्ट के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही बोलते हैं। और एक खास बात बता दूं, जो कि ये बेवरेजेस वगैरह में, जहाँ पे ये अल्कोहल वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें ये बहुत यूज़ होता है, यीस्ट से ही बनती है, वहाँ पे फर्मेंटेशन ही करते हैं वो अल्कोहलिक फैक्ट्रीज़ में। वहाँ पे एक खास एंजाइम की ज़रूरत है। ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि जब यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो कौन से एंजाइम की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। बच्चों उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है। तो जब यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो जाइमेज नाम का एंजाइम ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे जाइमेज, ये इस एंजाइम ये वाइडली यूज होता है फर्मेंटेशन में, ये बेवरेजेस में इसको हम इसी एंजाइम को यूज करके और ये एथेनॉल वगैरह बनाते हैं। तो ये बात थी प्लांट और यीस्ट के अंदर अनएरोबिक कंडीशंस में रेस्पिरेशन का होना। अब एक तीसरा नोट करिए, मैंने 3 पॉइंट स्टेप दिखाए थे यहाँ पे। एक तो ये तो एरोबिक कंडीशन थी, दूसरी अनएरोबिक में प्लांट और यीस्ट में क्या होता है, और तीसरी बात, अब जरा अनएरोबिक कंडीशंस को देखिए, अगर एनिमल में हो तो क्या हो। एनिमल में जैसे ह्यूमन में ही लगा लीजिए, मानव जाति में, अगर हम ये कंडीशन कब होती है अनएरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जब विग्रस एक्सरसाइज करें, जब हम अपनी उम्मीदों से ज़्यादा, जब हम अपनी बॉडी की अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड आवर यानी कि परफॉर्मेंस करें, तो उससे मतलब अनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो हमारी बॉडी के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, और तब बनेगा बच्चों हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा। ये खास चीज नोट करने की है। तो अगर एनिमल्स के अंदर, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पे, ये प्लांट और यीस्ट का था, और अगर एनिमल्स के अंदर अगर अनएरोबिक कंडीशन होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ये लैक्टिक एसिड अभी भी बता देता हूँ, वही ग्लूकोज, इसके बाद पायरुविक एसिड आगे अनएरोबिक कंडीशंस में जाएगा, और अनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्लस लेस अमाउंट में एनर्जी। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमेशा ही बहुत कम मात्रा में बनती है, तो यहां भी बहुत लेस अमाउंट में, यानी कि लेस अमाउंट में एनर्जी बनने वाली। अब जो जीनियस बच्चे हैं
वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। CH3 CH COOH OH, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। CH3 CHOH COOH, इसको हाइड्रोक्सी, याद है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। लैक्टिक एसिड का केमिस्ट्री की भाषा में नाम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो इसलिए लैक्टिक एसिड ये फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक खास बात नोट करिए, मैं कई बार ये बता चुका कि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, बच्चों लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है, देख लीजिए, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। और अब एनिमल्स के अंदर जब अनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा और लेस अमाउंट में एनर्जी बनेगी। अब एक खास बात नोट करें कि आमतौर पे जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, जिसको शायद देसी भाषा में बायटे वायटे बोलते हैं, हमारी हड्डियां, हमारे हाथ मुड़े के मुड़े रह जाते हैं, तो क्रैम्प्स बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत आ जाता है कि क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं। तो क्रैम्प्स बच्चों लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, अगर लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में, हमारे मसल्स में अगर एक्यूमुलेट इकट्ठा हो गया है, इसी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। यानी कि वो जो हड्डियों में जो हाथ और पैरों जो ऐंठन सी आ जाती है, वो बांटे जो बोलते हैं जिनको, वो क्रैम्प्स इसी वजह से आते हैं। अब फिर ये सवाल बनता है कि लैक्टिक एसिड क्यों बना, वो अभी आप जान ही चुके हो, अनएरोबिक कंडीशन हो गई थी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी थी, यानी कि विगरस एक्सरसाइज, आप उम्मीदों से ज़्यादा यानी कि मेहनत कर रहे हो और ऑक्सीजन की अचानक कमी होगी, इसी वजह से क्रैम्प्स वगैरह आते हैं और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट करने से आते हैं। तो ये हमारा ये खास तीनों ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अब एक मशहूर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में, 10th के एग्जाम्स में तो लगभग ही हर साल आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, कंसेप्ट तो हमारे क्लियर हैं ही, हमने तो सिर्फ इसको लिखना है, अभी क्लियर कट इसको लिख भी देते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख रहे हैं ताकि हम पेपर में बहुत बढ़िया अपना हम इसको लिख सकें, और मुझे नहीं लगता कि इसको अब याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी आनी है। हम ये पहला डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स in presence of oxygen। हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि अनएरोबिक एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज ये हम पहले भी जान चुके हैं, ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज ही कह सकते हैं, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन CO2 एंड
H2O प्लस एनर्जी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, वो पार्शियली कुछ बहुत डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज जो है कुछ डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। अभी बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको सीख चुके कि प्लांट्स और यीस्ट, प्लांट्स और यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में सेम इक्वेशन रहेगी। ग्लूकोज is breakdown in alcohol, जो एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इक्वेशन के तौर पे पहले भी लिख चुके, ग्लूकोज एथेनॉल एल्कोहल की C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। प्लांट और यीस्ट में, जिसके जिक्र भी कर चुके, फर्मेंटेशन भी होती है और ये, और इन एनिमल्स में हम अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। यानी कि ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसके फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी बताया जा चुका, CH3CH हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर जाएगा। आपने प्लांट्स और यीस्ट में भी देखा होगा, एथेनॉल बना था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव केमिकल है, और एनिमल्स की दुनिया में भी देखा होगा, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव केमिकल है। तो हकीकत में अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ था। तीसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बच्चों नोट कर लें, 38 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करने से 38 ATP आप जानते हो एनर्जी का एक हमारी करेंसी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 ATP लार्ज अमाउंट में हम कह सकते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक। जबकि अनएरोबिक, मैंने यहां भी चर्चा करी है हर बार, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही लेसर अमाउंट में एनर्जी बनती है, जस्ट 2 ATP। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जस्ट मियर 2 ATP। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो 38 ATP बनेगी, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो जस्ट 2 ATP। तो ये एरोबिक और एनारोबिक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था एनर्जी के कंसर्न में। और ये चौथा लास्ट डिफरेंस हम ये कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, ये साइट का मामला है। मैंने ग्लाइकोलिसिस के टाइम भी कहा था कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड मिटोकॉन्ड्रिया बोथ। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और मिटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, कोई मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह में नहीं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज occurs only in साइटोप्लाज्म।
तो ये एक बहुत ही क्लियर कट सा क्वेश्चन है, ये सबको बहुत बढ़िया आना चाहिए। एग्जाम्स में बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट जितने भी। लेकिन इस पॉइंट को हमेशा बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि ग्लूकोज जो है ना कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके CO2 और H2 और एनर्जी के अंदर रिलीज होना। और बच्चों एक बात साफ तौर पे एक वर्ड नोट कर सकते हो, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है तो इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ये यहां पे हम लिख सकते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है हंस क्रेब, 1942 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल क्या है, पेपर में ये भी आ सकता है डिस्क्राइब द क्रेब साइकिल। तो एनिमल्स की दुनिया में जब रेस्पिरेशन के टाइम, सेलुलर रेस्पिरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज बाकायदा कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके और 38 ATP एनर्जी रिलीज करे और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिलीज करता है तो हम इसको क्रेब साइकिल कह सकते हैं। जबकि वो अनएरोबिक में आप जानते हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिलीज हो रहे थे और वो लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट सा एक हमारा कंसेप्ट था। हमारी बॉडी के अंदर ATP बनते रहते हैं। और अब एक पॉइंट जो खास तौर से ये इस क्वेश्चन के बिल्कुल अलग है, आपको बॉक्स में अलग एक वर्ड नोट करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक ATP में कितनी एनर्जी होती होगी? तो बच्चों याद रखना, ATP 1 ATP रिलीज 30.5 किलो जूल पर मोल। एक ATP 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। ये किलो जूल आप ऐसे लिख सकते हो पर मोल। तो कितनी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मैंने ये अमाउंट इसीलिए लिखा ताकि हमें पता चल जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, अनएरोबिक में कितनी कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता होना चाहिए कि एक ATP कितना कैपेबल होता है एनर्जी के मामले में, कितनी पॉजेस रखता है। तो कुल मिला के ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।